Good morning, friends. Hope you are all fine, friends. So, friends, last day we have learned up to the concept of profession, right? And we have learned the business risk. याद है आपको? Natural risk and the man-made risk और causes of business risk. क्या क्या कारण है रिस्क के, ये भी हमने देखे थे. फिर हमने ये देखा था कि प्रोफेशन का डेफिनेशन देखा था. याद है? मैंने जो डेफिनेशन बोला आपको, profession means a specialized knowledge gained in any field, and the benefit of that knowledge is given to the society, and in turn fees is charged. तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि आगे कैसे चले. तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था हमने, राइट? हमने पढ़ा था टॉपिक्स, राइट? हमने पढ़ा था प्रोफेशन के कंसेप्ट्स. अब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. चलो शुरू करते हैं. प्रोफेशन हैज टू ऑब्टेन, ठीक है, प्रोफेशन हैज टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. प्रोफेशन में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज. जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना पड़ेगा, राइट? स्किल लाना पड़ेगा, प्रोफेशनल एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब जाके वो काम कर सकते हैं. जैसे कि डॉक्टर्स हुए, उनको एमबीबीएस करना पड़ेगा, एमडी करना पड़ेगा. यानी हर प्रोफेशनल को एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उसको स्किल होना चाहिए. जैसे कि आप एक गैरेज वाले के पास जाके बोलोगे भैया मुझे थोड़ा बुखार हो रहा है, मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा दवाई दे दो. तो क्या बोलेगा? भैया मैं एक गैरेज चलाने वाला हूँ, आप गाड़ी में कुछ खराबी है तो आप बताओ, मैं गाड़ी का ठीक करवा सकता हूँ. लेकिन आपको अगर तकलीफ है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास. लेकिन फ्रेंड्स यही सवाल हम करेंगे, डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे देखो डॉक्टर हमारा मेरा गाड़ी वो खराब हो गया है, राइट, पिकअप नहीं दे रहा है, उसको आप ठीक कर दो. वो क्या बोलेगा? भैया मैं डॉक्टर हूँ, आपको कुछ तकलीफ है तो बताओ, आपकी गाड़ी की तकलीफ आपको गैरेज ले जाना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स क्या कहना चाहता हूँ, ए प्रोफेशन हैज टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. एजुकेशन होगा तभी डिग्री आएगा, और डिग्री आएगा और उस एक्सपीरियंस से उसको क्या मिलेगा? स्किल मिलेगा. ठीक है, चलो सेकंड में क्या लिखा है देखो, ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. देखो क्या लिखा है, ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. देखो कोई कोई डॉक्टर दिन के, राइट, दिन के एक अपने पेशेंट के पास से 1000 रुपए भी कंसल्टिंग चार्ज करते हैं, राइट? कोई कोई लोग, कोई कोई डॉक्टर 100 रुपए भी लेते हैं. किसके ऊपर डिपेंड होता है फ्रेंड्स? उसके नॉलेज के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर. तो देखो क्या लिखा है, ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हाउएवर द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज, बदलता रहता है एज पर हिज स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. वही डॉक्टर अगर सिटी में काम करे उसका फीस ज्यादा है, वही डॉक्टर अगर गांव में काम करे क्योंकि उसका स्किल, ऐसा बोल सकते हैं कि तब उसको पैसे कम मिलेंगे. तो क्या लिखा है फ्रेंड्स? पहला पॉइंट क्या था? ए प्रोफेशन हैज टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. दूसरा क्या है? ही चार्जेस फीस, he charges fees for providing services, however the standard of fees varies, however the standard of fees varies as per his skill, knowledge and experience. तीसरा, the primary objective of a professional is to render the service. The main objective क्या है professional का? The main objective of the professional is to render the service, service देना. The primary objective of the professional is to render the service. Fourth, it is an independent activity for earning. इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पे निर्भर नहीं है, खुद का क्लिनिक डाल दिया, खुद का एक ऑफिस बना दिया और अपना अर्निंग कर सकते हैं उसके नॉलेज के हिसाब से. तो 4 पॉइंट फ्रेंड्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं. क्या है? ये प्रोफेशनल हैज टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. याद आया? प्रोफेशनल नॉलेज मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. दूसरा, he charges fees for providing service, लेकिन the standard of fees varies as per his skill,
as per his knowledge, as per his experience. तीसरा, the primary objective, main objective क्या होता है उनका? सर्विस देना, goods नहीं, सर्विस देना. The primary objective of the professional is to render the service. Fourth, it is an independent activity for earning. Independent, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है. याद आया? 4 points. Fifth देखते हैं. The professional activity has no relation. Third point में clear हो गया था. The primary objective of the professional is to render the service. यहाँ क्या लिखा है? The professional activity has no relation with the production. Production के साथ तो कोई लेना देना नहीं है. But it satisfies personal and business needs. But it satisfies personal and business needs. Example, a lawyer presents a case in a court on behalf of the client and in turn charges fees. Example, a lawyer presents a case in a court on behalf of the client and in turn charges fees. है ना? Sixth one, it is essential to obey the code of conduct laid down by the respective professional association. When we started this topic, I have said to you, but each and every profession has his own code of conduct. लॉयर का अलग रहता है, डॉक्टर्स का अलग रहता है, चार्ट अकाउंटेंट का अलग रहता है. ये each and everyone has their own association. उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं. Last one, monetary return remain uncertain in profession. Yes, uncertain, कभी भी फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है सिचुएशन के ऊपर, स्किल के ऊपर, नॉलेज के ऊपर. तो क्या क्या देखा हमने फ्रेंड? Professional has to obtain a specialized knowledge, skill and professional education. He charges fees for the service, however, the standard of fees varies with the skill, knowledge. The primary objective of the profession is to render the service. It is an independent activity for earning. The professional activity has no relation with the production, but he has to satisfy the personal and business needs. Sixth one, it is essential to obey the code of conduct. It is essential to obey the code of conduct laid down by the respective professional association. Monetary returns remain uncertain in profession. ठीक है, चलो एक बार रीड कर लो. 7 पॉइंट्स. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, अच्छी तरीके से रीड कर. रीड करो तभी क्लियर होगा. ओके, चलो. तो फ्रेंड्स, प्रोफेशन अपना हुआ तो एक बार फिर से देख लेते हैं. प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन्ड इन एनी फील्ड एंड द बेनिफिट ऑफ दैट नॉलेज इज गिवन टू द सोसाइटी एंड इन टर्न फीस इज चार्ज्ड. 7 पॉइंट्स है इसके अंदर. प्रोफेशन हैज टू ऑब्टेन स्पेशल स्किल. दूसरा है फीस वेरी. तीसरा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्विस. फोर्थ है इंडिपेंडेंट. फिफ्थ है सर्विस है, प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा. मॉनेटरी रिटर्न हमेशा अनसर्टेन रहता है. अब चलते हैं एम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा है? एम्प्लॉयमेंट मींस जॉब. देखो क्या लिखा है. एम्प्लॉयमेंट मींस जॉब. इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड सैलरी. देखो क्या लिखा है. एम्प्लॉयमेंट मींस जॉब. एम्प्लॉयमेंट जॉब होता है. It is an economic activity performed in return for a fixed salary where work is assigned as per the contract. Example, a teacher teaching in a school or a government employee. अब मैं आपको समझाता हूँ एम्प्लॉयमेंट का मतलब. एम्प्लॉय मतलब कहीं पे दूसरे जगह पे काम करना. तो एक डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट इज अ फिजिकल और अ मेंटल वर्क. पता चला आपको? फिजिकल मतलब हाथ से करना, फिजिकल, राइट, जो लेबर करते हैं. मेंटल मतलब जो दिमाग से करते हैं, जैसे कि आईटी के फील्ड में होते हैं, है ना, जैसे कि टीचर है, अपने दिमाग से करते हैं. तो क्या मैंने बोला? एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ फिजिकल और अ मेंटल वर्क डन विथ एन ऑब्जेक्टिव. क्यों करते हैं? डन विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न फाइनेंशियल रिवार्ड. फाइनेंशियल रिवार्ड कमाना है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस.
जो महीने के एंड में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सैलरी। जो हमें हर रोज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वेज। ठीक है, इसलिए व्हाट इज एन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जो लिखा है वो भी आप राइट है, अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भी राइट। मैं अपने वर्ड्स वाला आपको बोल रहा हूँ, देखो क्या है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स फिजिकल और मेंटल वर्क done with an objective to earn financial reward in the form of salary or wages is called employment. ये नहीं कहना है तो आप ये कह सकते हो, employment is a means job. It is an economic activity performed in return of fixed salary where work is assigned as per the contract. चल इसके कैटेगरीज देख लेते हैं, इसमें भी 7 पॉइंट्स है, देखते हैं क्या होता है इसमें। फिक्स सैलरी इज पेड, फिक्स सैलरी इज पेड एट फिक्स इंटरवल इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। देखो डेफिनेशन वाला पॉइंट है, क्या लिखा है? फिक्स सैलरी इज पेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द फिजिकल और मेंटल वर्क। सही है। दूसरा, सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी, है ना। जो रिलायंस में काम करते हैं, जो बड़े बड़े जगह पे काम करते हैं, तो उनको सैलरी सिर्फ अकेला नहीं मिलता, बहुत सारे उनको अलाउंस मिलता है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस होता है, पेंशन होते हैं, ये सब मिलता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड? Fixed salary is paid at a regular interval of time in return of the physical or mental work. दूसरा क्या है? Certain other benefits are also available in addition to the salary. Example, medical allowance and second है pension. तीसरा, to perform the assigned work as per the contract under the control of the employer. अपना पर्टिकुलर काम उसको करना ही पड़ेगा एम्प्लॉयर के अंदर। टू परफॉर्म द असाइंड वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो बोला है उसे करना पड़ेगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर, उसका बॉस है। टू परफॉर्म द असाइंड वर्क, टू परफॉर्म, असाइन मतलब दिया होता है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। फोर्थ, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उस जॉब के लिए, वर्किंग आवर्स, कितने आवर्स काम करने हैं, रिटायरमेंट कौन से एज पे होगा, बेनिफिट क्या होगा रिटायरमेंट के बाद, आर प्री डिटरमाइंड। सब जानते हैं कि मुझे एक टीचर का जॉब करना है तो मेरे को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब उस बंदे को पहले से पता होता है। तो क्या क्या है? क्वालिफिकेशन, working hours, retirement, benefits after retirement are predetermined, पहले से ही पता होता है। एम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी, ध्यान दिया, ऊपर क्या था? प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर निर्भर नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या है? डिपेंडेंट, जैसा बॉस बोले वैसे करना पड़ेगा, जॉब में वैसे काम करना पड़ेगा। Both employer and employee are bound to follow the rule as per the contract. Right? Contract बनता है, साइन करना पड़ता है एम्प्लॉई को भी और एम्प्लॉयर को भी, तो दोनों अपने हिसाब से काम करना। इनका ऑब्जेक्टिव वही है कि इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाना। 7, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। जो काम करते हैं उसको पैसे लगाने की जरूरत नहीं, तो पैसे कौन लगाता है? उसका बॉस लगाता है, राइट, या फिर कंपनी का मालिक लगाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट, तो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन। एम्प्लॉयमेंट मीन्स फिजिकल और अ मेंटल वर्क done with an objective to earn financial reward in the form of salary, या फिर employment means a job, it is an economic activity which is earned which is done in order to earn the fixed salary. Characteristics: fixed salary is paid, fixed salary is paid at a regular interval of time in return of the physical or mental work. Number 2, certain other benefits are also be given to the employee other than the salary, medical allowance. तीसरा, to perform the work assigned by the employer. Fourth, qualification, working hours,
retirement benefits after retirement of the employee are predetermined. Employment is dash activity, dependent activity. Profession is a dash activity, independent activity. Monetary return are dash in profession. याद आ रहा है? Monetary return are dash in profession, uncertain in profession. Monetary return is dash in employment, certain in profession. बोला ना फिक्स सैलरी. फिर 6 में क्या पढ़ा था? Both employer and employee has to follow the rules of contract. And last में लिखा है no capital investment is to be made by the employee. Employee को किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट होना नहीं चाहिए. So friends, हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने पढ़ा था वो कंप्लीट हो गया है. हमने सबसे पहले फ्रेंड्स पढ़ा था बिजनेस, याद है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा था. उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे हमने, बराबर. और उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और साथ में एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और साथ में प्रोफेशन किसे कहते हैं. तो ये तीनों आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें से कम एक आंसर तो एग्जाम में पक्का ही है, राइट. अब इसके बाद ऑब्वियसली आपसे डिफरेंस पूछेंगे, तो ये हम आगे करेंगे. तो देखो क्या क्या लिखा है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. पॉइंट्स, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन. क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको याद रहता है तो आपका काम तो बहुत आसान हो जाएगा, अच्छी तरीके से काम हो जाएगा. तो क्या क्या है फ्रेंड्स? नेचर ऑफ वर्क बोला है, बराबर. फिर क्या लिखा है? क्वालिफिकेशन. चलो पॉइंट पढ़ ही लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ वर्क, फिर क्या है? क्वालिफिकेशन. तीसरा रिवॉर्ड और रिटर्न. फोर्थ कैपिटल. फिफ्थ रिस्क. सिक्स कोड ऑफ कंडक्ट. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. ठीक है, चलो देखते हैं. नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का नेचर क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट. बिजनेस हम लिख सकते हैं या बेटर रहेगा डेफिनेशन लिख दो तो भी चल जाएगा. पहला पॉइंट क्या चेंज करो तो डेफिनेशन लिख दो. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट. आया समझ में? डेफिनेशन लिखना है पहला. प्रोफेशन में प्रोफेशन इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन्ड इन एनी फील्ड and the benefit of that knowledge is given to the society and in turn fees is charged. Employment, याद है? mental or physical work done with an objective to earn financial reward in the form of salary or wages. Employment. ठीक है, इजी रहेगा. ये पहला पॉइंट आपके दिमाग से अब निकाल दो. तो पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? डेफिनेशन. पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड? डेफिनेशन. फर्स्ट इज डेफिनेशन. ये नेचर ऑफ वर्क है ना, अब निकाल दो दिमाग से. हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन. ठीक है, याद रहेगा. दूसरा है क्वालिफिकेशन. अब बिजनेस करने में तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए लिखा है नो क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल. यहाँ पे प्रोफेशन में तो जरूरी है, उसके बगैर तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा. पढ़ा था ना, याद है? प्रोफेशन में प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल डिग्रीज. तो देखो क्या लिखा है? एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज. एक्सपर्टाइज याद है? डॉक्टर, गैरेज के एग्जांपल दिया था. एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग मिलना चाहिए उसको. बिना ट्रेनिंग हो तो जो भी वो पढ़ रहा है वो तो उसको थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. एक्सपर्टाइज बनना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस से होता है. धीरे धीरे जब काम करते हैं ना, हम कोई पर्टिकुलर काम करते हैं बार बार, तो एक्सपीरियंस होता है, राइट. तो क्या क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज है. एम्प्लॉयमेंट में उसने भी क्वालिफिकेशन की जरूरत दी है. क्या लिखा है? क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड as per the nature of job. Qualification is required as per the nature of job. बराबर, नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से. दूसरा है रिवार्ड और रिटर्न. रिवार्ड कैसे? रिटर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट. बिजनेस में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं. और यहाँ पे रिटर्न इज कॉल्ड फीस, और यहाँ पे रिटर्न इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस, राइट.
रिवॉर्ड रिटर्न में क्या लिखेंगे? रिटर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट, रिटर्न इज कॉल्ड फीस, रिटर्न इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस. कैपिटल, capital is required as per the nature and the type of business. किस तरह का काम करते हैं उसके ऊपर है. लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल में सिर्फ ऑफिस बना रहता है, और यहाँ लिखा है एम्प्लॉयमेंट में तो कैपिटल की जरूरत है. ओके. रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट रहता ही है, रिस्क ऑफ लॉस, और यहाँ पे रिस्क ऑफ नॉन रिसीप्ट ऑफ सर्टेन फीस, शायद फीस नहीं मिले मिले ऐसा. लेस रिस्क रिमेन एज रेगुलर फिक्स सैलरी, रिस्क तो है ही नहीं क्योंकि सैलरी मिलता है टाइम टू टाइम. कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, लीगल प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड, फॉलो करना पड़ेगा. और बिजनेस में इतना लीगल प्रोविजन है, कानून जो बोलता है वो हमें फॉलो करना है. और यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय, प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेस्पेक्टिव प्रोफेशन. जो प्रिस्क्राइब्ड बोलते हैं मतलब वो जो बोलते हैं एसोसिएशन वाले वही करना पड़ेगा. रूल स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट टू बी फॉलोड, एग्रीमेंट में जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पॉसिबल है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नॉट पॉसिबल. मेरे पास डिग्री है, मैं दूसरे को थोड़ी बोल सकता हूँ कि चलो भाई मेरे लिए आप काम करो, वो नहीं हो सकता. नो टाइटल ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का कोई राइट ही नहीं है, सिर्फ काम करो और पगार आपको मिलेगा. ठीक है. तो नेक्स्ट पीरियड में हम फिर से देखेंगे, तब तक आपको ये सारे पॉइंट रीड करके अच्छी तरीके से करना है. नेक्स्ट पीरियड में वापस करने वाले, राइट. तो तब तक क्लियर करके परफेक्ट करना है. ओके. चलो फ्रेंड्स, इसके बाद जो टॉपिक है जो कल हम देखेंगे, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री. राइट. बहुत बड़ा चैप्टर है. ट्रेड किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं, कॉमर्स किसे कहते हैं, ये सब चीज इसमें आ जाता है. ओके. और एग्जाम्स भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो हम यहाँ से कल देखेंगे. ठीक है. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस. ठीक है.